कुछ खास मेहमान हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, तो पूरी कहानी तो हमने दर्शकों को बता दी। अब कहानी सुनने के बाद बहुत सारे दर्शकों के मन में बात आ सकती है कि बड़ा आइसोलेटेड सा केस है। ठीक है, WHO ने इस पर एक वार्निंग जारी कर दी है, लेकिन कुछ ही लोगों तक सीमित है। अर्जेंटीना का एक शिप है, लोगों की डेथ जरूर हो रही। आपके हिसाब से कितनी बड़ी कंसर्न है और कितनी बड़ी पब्लिक हेल्थ कंसर्न का ये मामला है? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक आपने पॉइंट रेज किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें अभी समझनी होगी हैंटा वायरस से रिलेटेड वो ये है कि इस वायरस का नेचर कैसा है। यूजुअली ये जो वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं, इसमें मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन इसके नहीं शो करते हैं। दैट मीन्स कि मोस्टली वायरस रोडेंट से, जैसे कि आपने बताया, चूहों से, गिलहरी से, रैट माइस से ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। बट इस बार जो एक चीज डराने वाली जो सामने निकल के आई है वो जो इसका नया स्ट्रेन है, दैट इज एंडी स्ट्रेन। नया स्ट्रेन नहीं कहूंगा, मतलब ये उन रेयर स्ट्रेन्स में से एक है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी शो करता है, जिसका मतलब है कि चूहों से कोई इन्फेक्शन इंसान तक गई है, वो इंसान टू इंसान, ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन एंडीज वायरस शो करता है। इसलिए ये वाला स्ट्रेन थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि यूजुअली अगर हैंटा वायरस से इन्फेक्शन होता है तो हम बोलते हैं कि कंफाइंड इन्फेक्शन है, इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अर्जेंटीना की रिसर्च में भी पाया गया है कि वो उस शिप पे भी उनको बहुत ज्यादा कोई चूहे या ऐसे रोडेंट्स नहीं मिले हैं। तो मोस्ट लाइकली वो जो डच कपल था जो काफी टाइम तक वहां के अर्जेंटीना के जंगलों में थे, उन्होंने वहीं से कैच किया और उसके बाद ये नेक्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन उसका हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा खतरनाक बन गया है वायरस। डेफिनेटली इससे अभी इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत ज्यादा आगे तक फैल जाएगा। पर हाँ, ये जरूर है कि अभी हमें इसकी नेचर के बारे में नहीं पता है कि ये कितना इन्फेक्टिव है। जैसे कोरोना के अलावा बाकी जो वायरसेस भी होते हैं, वायरल इन्फेक्शन वाले वायरसेस होते हैं, उनका ट्रांसमिशन उतना तेज नहीं था जितना कोरोना का ट्रांसमिशन था। तो ये अभी आगे कुछ दिन हमें देखने होंगे, उसको ऑब्जर्व करना होगा जी। ये वायरस कैसे बिहेव करता है। तो डॉक्टर साहब, एक हल्का आइडिया तो हमने दिया लोगों को कि क्या ये वायरस अंदर जाके कर रहा है, बट फिर भी ऑलमोस्ट 3-4 लोगों की डेथ हो गई और जल्दी जल्दी ये डेथ हो गई। कितना हार्मफुल है या कितना किलिंग है ये वायरस, उसका कोई अंदाज़ा हम लगा सकते हैं? एग्जैक्टली कर क्या रहा है शरीर के अंदर जाके? ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को जैसे कोरोना वायरस था उसी तरह से अटैक करता है? बेसिकली जो इसके मोस्ट ऑफ द केसेस हैं, 80 to 90% ऑफ द, मोर देन 90% ऑफ द केसेस हैं, उसमें नॉर्मल वायरल लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिसका इंक्यूबेशन 1 वीक से लेके 6 to 8 वीक्स तक हो सकता है। दैट मीन्स कि इन्फेक्शन कैच करने के 1 वीक बाद से लेके 6 वीक्स तक भी हमें इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में नॉर्मल वायरल लाइक इलनेस लाइक फीवर, मलेज, लेथार्जी, थोड़ा गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उस तरीके के ही सिम्टम्स आ सकते हैं। 5 से 10% लोगों में, जिसको हम बोलते हैं हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम, वो डेवलप हो सकता है, जिसमें कि वायरस एक बॉडी में जाके सीवियर इन्फ्लामेशन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बॉडी के जो वेसल्स हैं वो डैमेज होने लगती है, पर्टिकुलरली जो हमारी लंग्स की वेसल्स हैं, जिसकी वजह से लंग्स में पानी आना, ARDS, जो जैसे कि हम कोविड के टाइम पे बोलते थे कोरोना वायरस या फिर स्वाइन फ्लू वायरस से, ARDS रेस्पिरेटरी फेलियर वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। तो वो किन परसेंट केसेस में होगा? वो 5 से 10% केसेस में होगा, और मोर्टेलिटी इसमें ऑल्दो बहुत कम है। बट हाँ, अभी तक जैसे 150 जो केस हमें सामने आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, उसमें से 3 लोगों की मौतें हुई हैं। 3 में से 2 में हैंटा वायरस की पॉजिटिव के पुष्टि भी हो चुकी है। तो डेफिनेटली ये इतना उतना डेडली, कोरोना जितना डेडली तो नहीं है, बट डेफिनेटली 150 में भी अगर जो 2 लोग या 3 लोग की एक्सपायरी हुई है, डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, और इसीलिए बातचीत हम कर भी रहे हैं। डॉक्टर भाटी, एक सवाल मेरे मन में आ गया है बातचीत करते करते कि ये चूहों और गिलहरियों से फैल रहा है। अब चूहे और गिलहरी तो पूरी दुनिया में है, भारत में भी बहुत सारे हैं, तो क्या ये वायरस कहीं पे भी, मतलब ये इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेन जो उनसे निकलकर ह्यूमंस में आ जाता है, तो जो घटना अर्जेंटीना के जंगल में या जहां भी घटी, वो क्या किसी और देश के या हमारे जंगलों में भी कभी घट सकती है?
बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी आपने भी बताया अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कि कोविड के बाद थोड़ा ओवरऑल अगर हम ग्लोबली देखें तो हमारा जो सर्विलेंस सिस्टम है और वायरस कोई भी डिटेक्ट होता है, वो चाहे पुराना वायरस है, पहले की भी बात करें या अभी नया कुछ भी, तो उसके लिए पब्लिक अलर्ट इस तरह से जारी कर दिया जाता है और WHO की भी स्टेटमेंट आ जाती है। जैसे हालांकि WHO ने कहा है कि ये लो रिस्क में है, बट इंडिया में भी अगर देखें तो देखिए हमारी जो प्रीवियस 2 स्टडीज हुई थी इस पे CMC वेल्लोर में 2008 के अंदर और उसके बाद 2012 के अंदर, तो जो 2008 के अंदर उन्होंने स्टडी की थी उसके अंदर खाली जो इस तरह के हाई रिस्क वाले ग्रुप के लोग थे उनके अंदर ये स्टडी की थी और उसमें सीरो पॉजिटिविटी मतलब 4% के करीब मिली थी उन इंडिविजुअल में कि उन लोगों को उस तरह से कोई लक्षण नहीं थे। पर जब एंटीबॉडीज की गई उनकी तो उसमें हैंटावायरस एंटीबॉडीज पॉजिटिव आई, मतलब उनको इन्फेक्शन इसका रहा था। इसके साथ साथ उसमें एक ग्रुप ऐसा था जो फेब्राइल पेशेंट थे, मतलब जिनको फीवर का सिम्टम था, तो उनके अंदर लगभग 15% के करीब पॉजिटिविटी थी। इसके बाद 2012 के अंदर उन्होंने रोडेंट्स पे भी स्टडी करी थी। रोडेंट्स पे जो स्टडी की उसमें लगभग 19% के करीब सीरो पॉजिटिविटी थी। तो संक्रमण तो है, लोग संक्रमित भी होकर उसके बाद रिकवर भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, मतलब पर अभी ये अनडायग्नोस्ड रहती है कई बार, क्योंकि अब वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने लगी है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम और ज़्यादा रोबस्ट हो गया है, सर्विलेंस बढ़ गया है, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाता है, अवेयरनेस की जाती है। इसमें एक्चुअली कई बार मिसडायग्नोस्ड होता है ज़्यादातर, क्योंकि अगर हम टेस्टिंग सर्विलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि जो सिम्टम्स और लक्षणों की बात करें तो सिम्टम्स इसके मिमिक कर जाते हैं और भी कई तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, डेंगू से इसके सिम्टम्स मिमिक कर जाते हैं, तो कई बार मिसडायग्नोस्ड हो जाता है, अनडायग्नोस्ड हो जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट हम आमतौर पे नॉर्मली प्राइवेट लैब्स वगैरह में करते नहीं हैं। तो एक इसका कारण ये है। दूसरा, अभी भी अगर हम देखें, देखिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने बात की कि भाई चूहे, गिलहरियाँ, ये सब तो आमतौर पर देखे ही जाते हैं, तो यस, अगर हम फिर से सीरो पॉजिटिविटी ये टेस्ट करते हैं, सर्विलेंस करते हैं, तो 100%, क्योंकि जो आपके रोडेंट्स हैं इनमें तो कोई सिम्टम होते नहीं, लक्षण होते नहीं, ये तो कैरियर होते हैं, और उसके बाद ह्यूमन में जैसे एंटर किया तो उनके अंदर ये डिजीज कॉज करते हैं। तो इस वजह से अगर हम इसको फिर से सर्विलेंस करेंगे तो मुझे लगता है ज़रूर मिलेगा इसके अंदर इन्फेक्शन। ठीक है डॉक्टर ईशान, एक और सवाल, और वो ये कि अब चूंकि रेफरेंस हमेशा कोरोना का आएगा ऐसी किसी भी चीज़ में, कोरोना वायरस के साथ एक बात थी कि जब उसका इलाज नहीं था, उसने जो भी तांडव मचाया, फिर हमने वैक्सीन ढूंढी और धीरे धीरे और फिर वो तमाम चीज़ें हुई। क्या इस वायरस के साथ भी यही है, इसका कोई इलाज नहीं है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। अभी भी इसके लिए बेसिकली किसी भी वायरस का या किसी भी एपिडेमिक का इलाज या वैक्सीन तब बनाई जाती है कि वो बहुत ही बड़े लेवल पे हो, प्लस कुछ उसके ऐसे स्ट्रेन हो जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन या मेडिसिन बना पाए। प्रॉब्लम वायरसेस की ये है कि वायरसेस के लिए जितने भी एंटीवायरल हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, जो कि हमने कोविड के केस में भी देखा है। वैक्सीन अभी आगे इसके अभी फिलहाल के लिए इसके लिए कोई वैक्सीन या फिर कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है। इसमें सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या जो आईसीयू मैनेजमेंट है उसी से ही हम पेशेंट को बचा सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर एंटीडोट या कोई वैक्सीन या एग्जैक्ट दवाई नहीं है जिसको देके हम इसको तुरंत ठीक कर सके। वो सारे ही वायरसेस से करी हुई बीमारियों में जितने भी इस टाइप की बीमारियां हैं उनमें सभी में यही प्रॉब्लम है। गॉट योर पॉइंट सर। एक छोटा सा सवाल और वो ये कि ठीक है, ये जहां हो गया, जितने लोगों में जिस तरीके से कोरोना फैला था कि आपके यात्री एक देश से दूसरे देश जा रहे थे या इधर से उधर जा रहे थे, क्या इसका भी स्प्रेड मैकेनिज्म, क्योंकि कोरोना की एक बहुत बड़ी ताकत थी कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता था, एयर टू एयर स्प्रेड हो जाता था, क्या ये भी उसी कैटेगरी के आसपास है, वैसा ही है बिहेवियर में? देखिए, इस टाइम पे ये बोलना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि ये फर्स्ट आउटब्रेक है इस टाइप के वायरस का जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से इतने लोग इफेक्ट हुए हैं। तो ये देखना होगा कि ये क्या कोविड की तरह बिहेव करेगा। इसमें हमें डरना भी नहीं है कि ये सोच के कि ये बहुत ही फैटल बीमारी है या फिर कोविड की तरह आउटब्रेक होगा। डेफिनेटली कोविड जितना इन्फेक्टिव या कोविड जितना जल्दी एक दूसरे से ट्रांसमिट होने वाला तो नहीं है,
बट हाँ, ये कहना भी बेवकूफ़ी हुई कि ये वैसा बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम हमें इसको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में हमें पता लगेगा कि ये कितना फैल रहा है, कितनी इसकी इन्फेक्टिविटी है। ये बहुत एक इनिशियल स्टेज पे है, तो इस स्टेज पे हम सिर्फ प्रिकॉशन ले सकते हैं कि वो फैले ना। जो हमें उसके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं, जो उसके लिए से शिप अवॉइड करना है, क्लोज एनवायरनमेंट अवॉइड करना है, जो लोग ऑलरेडी इफेक्ट हुए हैं उनको आइसोलेट करना है, गवर्नमेंट ने क्या उसके लिए स्टेप्स उठाने हैं, उस पे मुझे लगता है हमें कॉशियस रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि घबराने की अभी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इसको लेके हमें उतने एहतियात और प्रिकॉशंस माइंड में रखना है। कोविड के बाद से जैसे आपने बताया कि सब लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया है, तो पैनिक से ज़्यादा अगर हम उस चीज़ का ध्यान रखें कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, और कॉशियस रहना है बस इसके लिए। जी, राइट। तो हमेशा अब देखिए पेंडेमिक हमें ये तो सिखा गई कि हेल्थ हाइजीन क्या होता है और किस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को करना है, तो ये तो हम सब जानते हैं। और सबसे अंडरलाइन बात यही है कि आपको कॉशियस रहना है, आपको हमेशा सजग रहना है। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल होंगे इससे जुड़े हुए कि इतने सारे वायरसेस आते रहते हैं, तो उनमें से लाखों में से एक ही उस लेवल पे जाता है जैसा हमने कोरोना को देखा, क्योंकि वायरस तो रेगुलरली आते हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। और कितने चांसेस है कि ये बढ़ के उस लेवल पे या उस लेवल पे ना बढ़े, लेकिन एक कॉन्टिनेंट पर्टिकुलर को पकड़ ले, एक देश पर्टिकुलर को पकड़ ले, वो भी बड़ा मेजर हेल्थ कंसर्न होगा। तो समझेंगे इस थ्योरी को भी इस छोटे से ब्रेक के बाद।